पैसा, ये हमारी जिंदगी की एनर्जी है, हमारे सपनों का इंजन। हम इसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, इसके बारे में चिंता करते हैं। लेकिन क्या हम सचमुच उन बातों को समझते हैं जो हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को प्रभावित करती हैं? ये हमारी साइकोलॉजी, हमारी भावनाओं और हमारे ह्यूमन नेचर से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम हाउज़ल की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक के की लेसन्स को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। तैयार रहिए अपने परसेप्शंस को चैलेंज करने के लिए, जब हम उन सरप्राइजिंग तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे जिनसे साइकोलॉजी हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करती है। हम लक और रिस्क का फाइनेंशियल सक्सेस में क्या रोल होता है उसे अनकवर करेंगे और उस मिथ को डिबंक करेंगे कि वेल्थ सिर्फ हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस का ही प्रोडक्ट होता है। तैयार हो जाइए कंपाउंडिंग की पावर को एम्ब्रेस करने के लिए, उस मैजिकल फोर्स को जो स्मॉल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स को समय के साथ सब्सटैंशियल वेल्थ में बदल देती है। लेकिन ये सब नंबर्स और ग्राफ्स के बारे में नहीं है। हम मनी और फ्रीडम के बीच के प्रोफाउंड रिलेशनशिप को डेल्व करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जीने के लिए एम्पावर करती है। हम रिस्क मैनेजमेंट के क्रिटिकल टॉपिक को भी टैकल करेंगे, आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड की अनसर्टेनिटीज को नेविगेट करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि फाइनेंशियल साइकोलॉजी की कोई भी एक्सप्लोरेशन उस इमोशनल रोलर कोस्टर को एड्रेस किए बिना पूरी नहीं होती जो ऑफ्टन मनी मैटर्स के साथ आती है, इसलिए हम आपको टूल्स एंड इंसाइट्स से इक्विप करेंगे जो रैशनल लेवल हेडेड डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है, तब भी जब इमोशंस हाई हों। मान लीजिए हमें अच्छी सक्सेस स्टोरी पसंद है, हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां सुनना अच्छा लगता है जिन्होंने कुछ नहीं से अपनी एम्पायर्स बनाई, और ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हें जैकपॉट लगा। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि लक का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये अनप्रिडिक्टेबल फोर्स हमें ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउज़ल हमें याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल आउटकम्स में लक का बहुत बड़ा रोल होता है। ये समझना जरूरी है, खासकर ऐसे समाज में जहां वेल्थ को मेरिट से जोड़कर देखा जाता है। हम सक्सेस का कारण हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस को मानते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को भूल जाते हैं जिन्होंने रास्ता आसान बनाया। कभी कभी सही समय पर सही जगह होना ही काफी होता है। याद है वो सारी ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां जिनके बारे में हम बात कर रहे थे? हाउज़ल इन्हें कहते हैं टेल्स, वो रेयर इम्पॉसिबल इवेंट्स जो प्रोबेबिलिटी कर्व के बिल्कुल किनारे होते हैं। ये हैं आउटलायर्स, रूल के एक्सेप्शन, फिर भी ये हमारी सक्सेस की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम एक कॉलेज ड्रॉप आउट को टेक बिलियनर बनते देखते हैं और ट्रेडिशनल रास्ता हमें बोरिंग लगने लगता है। हम लॉटरी जीतने वालों के बारे में सुनते हैं और खुद के लकी ब्रेक के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन ये स्टोरीज एक्सेप्शन होते हैं, रूल नहीं। टेल्स पर ध्यान देने से रिस्क और रिवॉर्ड की हमारी समझ बिगड़ जाती है। हम डिसिप्लिन्ड सेविंग और इन्वेस्टिंग से मिलने वाले कॉमन इंक्रीमेंटल गेन्स को नजरअंदाज कर देते हैं। ये लॉटरी खेलने और जैकपॉट जीतने की उम्मीद करने जैसा है। चांसेस हमारे खिलाफ हैं। हाउज़ल हमें एवरेज की पावर पर ध्यान देने के लिए इनकरेज करते हैं। आउटलायर्स को एक्नॉलेज करके हम ज्यादा रैशनल फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड, ये दोनों फाइनेंस की दुनिया में हमेशा साथ साथ चलते हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। जितना ज्यादा रिवॉर्ड होगा उतना ही ज्यादा रिस्क भी होगा। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अक्सर भूल जाते हैं। हाउज़ल कहते हैं कि हमें अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसे इन्वेस्टमेंट के मौके देखकर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या हम ज्यादा रिटर्न के लिए बड़े नुकसान का जोखिम उठा सकते हैं या हम एक सुरक्षित तरीका अपनाना पसंद करेंगे? रिस्क टॉलरेंस के मामले में कोई सही या गलत जवाब नहीं होता। यह एक पर्सनल फैसला होता है जो हमारे हालात, फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट के उतार चढ़ाव को हैंडल करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। जरूरी यह है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से बनाएं, ताकि हम अपनी क्षमता से ज्यादा रिस्क न लें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लॉन्ग टर्म सोच रखकर और अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सोच समझकर फैसले लेकर हम मार्केट के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं और समय के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक स्नोबॉल जो कि पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा है। शुरू में ये छोटा सा होता है,
ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट। लेकिन जैसे जैसे ये बर्फ जमा करता है, ये बड़ा और बड़ा होता जाता है, गेनिंग मोमेंटम विथ ईच रोटेशन। यही तो कंपाउंडिंग का कमाल है, एक ऐसी ताकत जो इतनी ज्यादा पोटेंट है, लेकिन अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया है। कंपाउंडिंग वो समझाते हैं आपके कमाई पर और कमाई करने का तरीका है। यह एक फाइनेंशियल स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, जहां आपका पैसा और पैसा कमाता है और फिर वह पैसा और भी ज्यादा पैसा कमाता है। यह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसे समझो, अगर आप आज $100 10% एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले साल आपके पास $110 होंगे। लेकिन यहाँ से कमाल शुरू होता है। अगले साल आप सिर्फ अपने शुरुआती $100 पर 10% नहीं कमा रहे हैं, आप $110 पर 10% कमा रहे हैं, एंड सो ऑन। हम लोग आज के ज़माने में रहते हैं जहां हमें अपनी ऑनलाइन ऑर्डर्स से लेकर न्यूज़ फीड्स तक सब कुछ बिजली की रफ्तार से चाहिए होता है। लेकिन जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो पेशेंस बस एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि एक सुपर पावर है। हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि कंपाउंडिंग एक ऐसा खेल है जो वो लोग सबसे अच्छे से खेलते हैं, जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की असली वैल्यू समझते हैं। ये उस जल्दी मुनाफा कमाने की चाहत को रोकने के बारे में है, एक के बाद एक हॉट स्टॉक में जाने और तुरंत अमीर बनने की चाहत को रोकने के बारे में है। ये उस रास्ते पर बने रहने के बारे में है, समय के साथ साथ स्लो एंड स्टेडी तरीके से धन को बढ़ते हुए देखने के बारे में है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक पेड़ लगा रहे हो। तुम हर दूसरे दिन उसे खोद कर तो नहीं देखोगे कि वो बाराच रहा है कि नहीं, है ना? नहीं, तुम उसे समय दोगे, उसे पोषण दोगे और उसे बढ़ने के लिए जगह दोगे। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने देने की इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करो ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है एक्टिव वेटिंग। इसका मतलब है इन्फॉर्म्ड रहना, जब जरूरत हो एडजस्टमेंट्स करना और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट के उतार चढ़ाव का सामना करना। भाग 3, छोटी आदतें, बड़े नतीजे, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। धन बनाने में नियमितता तेजी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वित्तीय सुरक्षा के लिए आपको लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है। समय के साथ छोटे नियमित कार्य सफलता की ओर ले जाते हैं। लंबे समय तक प्रभाव के लिए अच्छी वित्तीय आदतें डालें। Section 1, The Price of Freedom, Money's True Value। हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, और कुछ हद तक ये सच है। लेकिन मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में तर्क देते हैं कि पैसा कुछ उतना ही कीमती खरीद सकता है, आजादी। यह सिर्फ धन के लिए धन जमा करने के बारे में नहीं है, यह पैसे को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में है, ताकि एक ऐसी जिंदगी बनाई जा सके जो हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाती हो। ये आई हो। जरा सोचिए, वित्तीय सुरक्षा हमें विकल्प प्रदान करती है। यह हमें अपने जुनून को आगे बढ़ाने, जोखिम लेने, उन अवसरों को हाँ कहने की आजादी देती है जो हमें उत्साहित करते हैं, और उन लोगों को ना कहने की जो नहीं करते। यह काम करने के लचीलेपन के बारे में है, क्योंकि हम चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें करना है। जब हम लगातार बिलों का भुगतान करने या गुजारा करने के बारे में चिंतित रहते हैं, तो हमारे विकल्प सीमित हो जाते हैं। हमें लंबे समय के लक्ष्यों पर अल्पकालिक जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वित्तीय स्थिरता की वेदी पर अपने सपनों का बलिदान देना पड़ता है। लेकिन एक ठोस वित्तीय नींव के साथ हम इन बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं और अधिक स्वायत्तता और पूर्णता का जीवन बना सकते हैं। Section 2, Time well spent, the ultimate currency। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर सफलता को धन दौलत से जोड़ा जाता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सबसे कीमती चीज समय है। हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि पैसों की तरह समय सीमित है। हम हमेशा और पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हम और समय नहीं कमा सकते। ये एहसास धन के बारे में हमारे नजरिए को बदल देता है। ये बस इस बारे में नहीं है कि हम कितना पैसा जमा करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम अपने समय को कैसे बिताते हैं। क्या हम अपने कीमती समय को तनख्वाह के लिए बेच रहे हैं, ताकि उन कमाई को उन चीजों पर खर्च कर सकें
जो हमें क्षणिक खुशी देती है, या हम अपने समय को उन अनुभवों, रिश्तों और उन कार्यों में लगा रहे हैं जो हमें स्थायी संतुष्टि प्रदान करते हैं? तो आर्थिक आजादी धन जमा करने से ज्यादा अपने समय को वापस पाने के बारे में है। ये इस बारे में है कि हमारे पास अपने दिन, हफ्ते और साल कैसे बिताने हैं, इस बारे में सोच समझकर चुनाव करने की आर्थिक सुरक्षा हो। ये हमारे मूल्यों के साथ हमारे खर्चों को संरेखित करने, चीजों से ज्यादा अनुभवों को प्राथमिकता देने और अपनी भलाई में निवेश करने के बारे में है। अपने फ्रीडम फंड को बनाना, अपने भविष्य में निवेश करना। आर्थिक आजादी लॉटरी जीतने के बारे में नहीं है। ये आज सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है। यह एक फ्रीडम फंड बनाने के बारे में है, एक ऐसा आर्थिक सहारा जो हमें सशक्त बनाता है। यह अच्छी आर्थिक आदतें डालने से शुरू होता है। अपनी आमदनी से कम खर्च करना, लगातार बचत करना और समझदारी से निवेश करना। याद रखें, आर्थिक आजादी एक सफर है, मंजिल नहीं। Section 1. Navigating the unknown, embracing uncertainty in finance. दुनिया में फाइनेंस अपने आप में अनसर्टेन होता है। मार्केट फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम सोच भी नहीं सकते, वो हमारी प्लानिंग को बिगाड़ सकते हैं, चाहे हम कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना कर लें। फिर भी हम में से बहुत से लोग सर्टेनिटी चाहते हैं, गारंटी ढूंढते हैं, प्रेडिक्शंस के सहारे जीते हैं, जबकि असलियत में बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो निश्चित है। The Psychology of Money में मॉर्गन हाउसल हमें सर्टेनिटी ढूंढने से अनसर्टेनिटी को अपनाने का नजरिया अपनाने के लिए कहते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहने की जरूरत है। बात यह है कि हम मार्केट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इस नजरिए को बदलने के लिए थोड़ा नम्र होना जरूरी है। बात ये समझने की है कि हमारी नॉलेज की भी एक सीमा होती है और ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम फाइनेंशियल मार्केट्स के हर उतार चढ़ाव को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बात यह है कि कंट्रोल के भ्रम को छोड़कर इस हकीकत को अपनाना होगा कि अनसर्टेनिटी इस खेल का एक अभिन्न हिस्सा है। भाग 2. The margin of safety. Building buffers for unexpected storms. कल्पना कीजिए आप पुल बना रहे हैं। क्या आप उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जोड़ेंगे ताकि अनएक्सपेक्टेड लोड्स और पोटेंशियल स्ट्रेसेस को हैंडल कर सकें? हमारी आर्थिक जिंदगी को भी ऐसे बफर्स की जरूरत होती है जो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल स्टॉर्म्स को झेल सकें। हाउसल जोर देते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल प्लान्स में मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी जरूर बिल्ड करने चाहिए। इसका मतलब है हमें जरूरत से ज्यादा पैसे बचाने चाहिए और कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। यह एक ऐसा फाइनेंशियल कशन बनाने जैसा है जो हमें मानसिक शांति देता है। सेक्शन 3 बर्बादी से बचाव, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे जरूरी नियम। फाइनेंस में सिर्फ जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि खेल में बने रहना ज्यादा जरूरी है। हाउसल के हिसाब से बर्बादी से बचना सबसे जरूरी नियम है। अपने पैसों को बहुत बड़े नुकसान से बचाएं, संभावित नुकसानों को समझें और ज्यादा जोखिम से बचें। बहुत कम चांस वाला नुकसान भी बहुत बड़ा साबित हो सकता है। छोटे मोटे फायदे से ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहने को प्राथमिकता दें। याद रखें, धीरे और स्थिर रहने वाला ही दौड़ जीतता है। The emotional roller coaster, how feelings shape financial choices. जब बात पैसों की होती है तो हम हमेशा समझदारी से काम नहीं लेते हैं। डर, लालच और घबराहट जैसी भावनाएं हमारी सोचने की क्षमता को धुंधला कर देती हैं। मॉर्गन हाउसेल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इस बारे में विस्तार से बताया है। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। किसी शेयर के बारे में मिली अंदरूनी खबर सुनकर हमें भी उसमें निवेश करने का मन करता है, या फिर घबराहट में आकर हम घाटे में ही अपना निवेश बेच देते हैं। ये प्रतिक्रियाएं हमारे मनोविज्ञान में गहराई से जुड़ी होती हैं। हमारा दिमाग लंबे समय के फायदे की तुलना में तुरंत मिलने वाले फायदे को ज्यादा महत्व देता है। लड़ने या भागने की ये प्रवृत्ति हमारे निवेश को नुकसान पहुंचा सकती है। समझदारी से फैसले लेने के लिए अपनी भावनाओं के प्रभाव को पहचानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2, फियर एंड ग्रीड, हमारे अंदर के दो भेड़िए। In finance, fear and greed are the two wolves vying for control. Fear
whispers tales of market crashes, हमें पीछे हटने के लिए कहता है। Greed tempts us with visions of wealth, हमें बड़े risks लेने के लिए कहता है। अगर हम ध्यान न रखें तो दोनों हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। द की इज फाइंडिंग अ बैलेंस। मार्केट में उतार चढ़ाव को सहने के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाएं। मास्टरिंग योर इमोशंस पैसों के मामले में सही फैसले कैसे लें? पैसे के मामले में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेरुख और कैलकुलेटिंग रोबोट्स बन जाएं। इसका मतलब है खुद को समझना और ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाना जिससे आप अपने इमोशंस का असर कम कर सकें। अपने इमोशंस के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। ध्यान उस पर दें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम मार्केट मूवमेंट्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सेविंग्स रेट और इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेवलप करें। टाइम इन्वेस्टर का सबसे बड़ा साथी होता है। एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के लिए प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लें। फाइनेंशियल एजुकेशन और एक्सपर्ट गाइडेंस में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। The psychology of money, a holistic approach to finance. पैसों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ नंबर्स ट्रैक करने या इन्वेस्टमेंट फैड्स के पीछे भागने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो हमारे मन, भावनाओं और फाइनेंशियल वेलबीइंग के बीच के तालमेल को समझने के बारे में है। हाउसेल एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क के लिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, पर्सनल फाइनेंस और विजडम को बुनते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस, एजुकेशन या वर्क एथिक के बारे में नहीं है। ये तो पैसों के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप के बारे में है जो सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस में निहित है। साइकोलॉजिकल फोर्सेस को समझना हमें इन्फॉर्म्ड, इंटेंशनल फाइनेंशियल चॉइसेस बनाने में मदद करता है। पैसा फ्रीडम, पर्पस और वेलबीइंग के लिए एक टूल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक रिचर, मोर फुलफिलिंग लाइफ के लिए एक रोड मैप है। सेक्शन 2 की टेकअवेज, पटिंग नॉलेज इनटू एक्शन। हाउसेल की ISS बुक में हमने बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स देखे हैं जो ह्यूम पैसे के बारे में नहीं सोच देते हैं और ह्यूमन स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। तो चलिए फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लक और रिस्क का रोल याद रखिए। मेहनत और स्मार्ट चॉइसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं या मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं जो फाइनेंशियल आउटकम्स को प्रभावित करते हैं। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करें, सेफ्टी मार्जिन्स बनाइए और बड़े रिटर्न्स के ये चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि बड़े लॉसेस से बचा जाए। कंपाउंडिंग की पावर को अंडरस्टैंड, पेशेंस रखें, कंसिस्टेंसी बनाएं और लॉन्ग टर्म सोचें। इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करें, चाहे थोड़ी अमाउंट से ही करें और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें। याद रखिए, टाइम ही इन्वेस्टर का सबसे बड़ा साथी होता है। बेस वेल्थ एक्यूमुलेट करने पर फोकस न केयर बल्कि फ्रीडम कैसे माइल ISS पर भी ध्यान दें। अपने लिए डिफाइन करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मीनिंग क्या है और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को उस एस्पिरेशन के ही हिसाब से अलाइन करें। एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और इस काम को प्रायोरिटाइज करें जो आपको खुशी और फुलफिलमेंट है। पेस से ज्यादा टाइम प्रीशियस है। Section 3 Building a brighter financial future. Your journey begins now. जैसे कि हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक्सप्लोर कर ली है, याद रखिए कि बिना एक्शन के नॉलेज बेकार है। अब समय आ गया है कि हमने जो सीखा है उसे यूज करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाएं। सबसे पहले अपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझो। आपकी क्या बिलीफ्स हैं, आपकी क्या हैबिट्स हैं और कौन सी चीजें आपको फाइनेंशियली ट्रिगर करती हैं। देखो कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, चाहे वो रेगुलरली सेव करना हो, वाइजली इन्वेस्ट करना हो या फिर अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना हो। प्रोफेशनल गाइडेंस लेने से मत डरो। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकता है, एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाने में हेल्प कर सकता है और आपको आपके गोल्स के लिए अकाउंटेबल रख सकता है। याद रखिए, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना और एक्सपर्ट सपोर्ट लेना आपके फ्यूचर वेलबीइंग के लिए वाइज इन्वेस्टमेंट्स है। एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये है सोच समझकर डिसीजंस लेना, अच्छी हैबिट्स बनाना और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कमिटेड रहना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी से जो सीखा है
उसे अपनाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी और फुलफिलमेंट की तरफ अपना रास्ता बनाओ।